क्या इजराइल पर फिर से फटने जा रही है ईरान की मिसाइल? क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर इसी तरह होगा हमला? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? इस बार इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह परमाणु अड्डे नहीं, बल्कि गाजा बन सकता है नई जंग का बड़ा ट्रिगर। गाजा के हालात बता रहे हैं कि बर्तन में खत्म हो चुके खाने की तरह अब फिलिस्तीन को लेकर ईरान के साथ साथ यमन की भी बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म होने जा रही है। नेतन्याहू के सामने फिर से दो मोर्चे सुपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार है? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रही है? ईरान का गुस्सा देखने लायक है। तेहरान की सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं, लेकिन इस बार इजराइल पर गुस्सा गाजा को लेकर फट सकता है। ट्रंप के पुतले और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी देखी जा सकती है। ईरान में इजराइल और अमेरिका का सिर्फ झंडा ही नहीं जलाया जा रहा, ये ईरान की मिसाइल वाली वो आग है जो जून के महीने में पूरी दुनिया देख चुकी है। जब ईरान ने तेल अवीव और हाइफा के साथ इजराइल में कई ठिकानों पर मिसाइल दागी थी और ऐसे हर धमाकों की गूंज अमेरिका तक सुनाई थी। अब ईरान में मांग उठ रही है कि इजराइल को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि गाजा में लाखों लोगों का खाना पीना बंद कर दिया गया है और अगर ईरान ने इस मौके पर इजराइल पर एक्शन नहीं लिया तो गाजा में लाखों लोगों की मौत होना तय है। با اتحادمون پشت مردم غزه وای میستیم و نمیذاریم در این روزگار اون مردم، اون بچه‌های بیگناه، اون زن‌های بیگناه از گرسنگی تلف بشن. دلمون خونه از این مصیبت، ولی پشتشون ایستادیم، با تمام قوا پشتشون ایستادیم. गाजा में भूख वाला संकट गहराने लगा है। 2025 में मार्च से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ भूखमरी से हो चुकी है। इस वक्त हजारों लोग मौत की चौखट पर पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया ईरान के साथ अरब देशों की तरफ भी देख रही है। متاسفانه حکام عرب، حکام کشورهای اسلامی دارن به اسلام خیانت میکنن. اینی که ما اسکلت یک بچه 4-5 ساله رو میبینیم، مظلومیت زن و کودک غزه‌ای رو میبینیم و رگ گردنمون به جوش میاد. آیا این حکام عرب نباید اینو ببینن؟ آیا این حکام عرب بوی از اسلام بردن؟ गाजा की हालत देखकर अब ईरान के बाद नई वार्निंग इराक से भी आई है, क्योंकि गाजा की तस्वीरें सबको बेचैन कर रही है। इराक में अयतुल्लाह अली सिस्तानी ने अरब और इस्लामिक देशों से कहा कि गाजा में बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा। अरब और इस्लामिक देश इजराइल को रोके और गाजा के लोगों तक मदद पहुंचाए। अयतुल्लाह अली सिस्तानी इराक में सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और उनका दर्जा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से कम नहीं है। सवाल है कि आगे क्या होगा? जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब जुलाई के अंत में ही युद्ध का नया अलार्म बजने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरान भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल अपने फाइटर जेट फिर से तैयार कर रहा है। क्या इजराइल और ईरान का युद्ध फिर शुरू होने जा रहा है?
क्या हमला अगस्त महीने में ही किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? और इस बार ईरान और इजराइल के युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। क्या ईरान पर बमबारी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का हथियार गोदाम फुल रिचार्ज कर दिया है? क्या अगस्त की शुरुआत में ही नेतन्याहू की फिर से एक्टिव हुई एयरफोर्स बड़ा हमला करेगी? और जो युद्ध जून में रुक गया वो अब जुलाई के अंत और अगस्त की शुरुआत में सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ईरान और इजराइल का युद्ध किसी भी वक्त फिर से शुरू होने का डर है, क्योंकि दोनों तरफ अब संयम खत्म होता नजर आ रहा है। ये यमन की राजधानी सना है और ये इलाका सबीन चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ इजराइल के खिलाफ हजारों लोगों का गुस्सा देखिए। यमन ही नहीं, ईरान, फिलिस्तीन, लेबनान और हिजबुल्लाह के झंडों के साथ इजराइल के खिलाफ ऐसी नारेबाजी हो रही है जिसके शब्द सुनकर नेतन्याहू का गुस्सा कई गुना बढ़ सकता है। خرجنا اليوم أمام إخواننا في فلسطين نقول لكم لن نتهاون ولن نتراجع ولن نكل ولن نمل وثابتون ثبوت الجبال الرواسي لأن اليهود يريدون استباحة الأمة كلها ومقدساتها بأكملها. यमन पर कई बार इजराइल और अमेरिका हमला कर चुके हैं। यमन के बंदरगाह पर कई बार बमबारी हो चुकी है, लेकिन यमन के तेवर हल्के नहीं पड़ रहे। यमन के लोग इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहते हैं। इजराइल यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है और इन लोगों और इजराइल के बीच सऊदी अरब की जमीन है। والله ثم والله لن نتخلى عن غزة ونقول لأهل غزة سامحونا عاد احنا مقصرين عاد احنا نشتي ندخل هناك ورسالتي إلى أهل غزة وفلسطين فلسطين هنا। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के सामने फिर से दो मोर्चे सुपर एक्टिव हो चुके हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हैं। यमन में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए ईरान बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि ईरान की पब्लिक भी अब आर या पार के मूड में है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? 650 दिन के युद्ध के बीच गाजा में मौत लगातार नाच रही है। खंडहरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। गाजा पर सैकड़ों किलो का बम जब गिरता है तो ऐसा धमाका होता है और फिर होता है हाहाकार। 22 महीनों का युद्ध और अब तक 59,000 लोगों की मौत। गाजा में मौत का मीटर चलता जा रहा है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। 59,000 लोगों की मौतों के साथ सवाल है कि इस युद्ध को जीत कौन रहा है, क्योंकि हमास की पूरी लीडरशिप खत्म होने के दावे के बीच इजराइल को जून और जुलाई में लगातार ऐसे झटके लगे हैं जिसने नेतन्याहू के मिशन गाजा को इजराइल की सेना के लिए जलेबी बना दिया है। इजराइल के कई सैनिक हमास के हमलों में मारे गए हैं, लेकिन नेतन्याहू ने अपने ऑपरेशन पर ब्रेक लगाने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से भी इजराइल को लगातार मदद मिल रही है। इजराइल को अब अमेरिका से 7,000 बंकर बस्टर बम एक नए युद्ध की शुरुआत कर सकते हैं। सीज फायर के बाद ही इजराइल की एयरफोर्स खुद को ऐसे बमों से लगातार लैस करती जा रही है। अमेरिका के 7,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम इजराइल को आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जा रहे हैं। इनकी खेप समंदर के रास्ते यानी
कार्गो शिप से भी सप्लाई की जा रही है। एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे एक्टिव है, जिसके टारगेट पर ईरान है। यह डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। डर है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। यही वजह है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं। लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा दे। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीनों में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ऐसे 7,000 और बम पहुंचाए जा रहे हैं। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा से लेकर बेरूत और तेहरान तक इजराइल एयरफोर्स के विमान और इन्हीं बमों ने सबसे बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन इस बम के बिना कभी शुरू नहीं हो पाता। ये बात नेतन्याहू और उनकी फौज बहुत अच्छी तरह जानती है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन भी कह चुके हैं कि ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, इसलिए इजराइल को ईरान पर फिर से पहले हमला कर देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू बहुत दबाव में है। एविगडोर लिबरमैन जिस तरह से ईरान को ललकार रहे हैं, उससे लगता है कि नेतन्याहू को कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अब इजराइल के अंदर ईरान से फिर युद्ध लड़ने का प्रेशर बढ़ने लगा है। लिबरमैन इजराइल में विपक्ष की पार्टी इजराइल बेतेनू के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि ईरान को रोकने के लिए इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए। और ये भी कि वो खुद मोसाद से कहेंगे कि ईरान में सत्ता बदलने के लिए काम किया जाए। लिबरमैन दावा कर रहे हैं कि अगर वो इजराइल के प्रधानमंत्री होते तो ईरान पर हमला कर देते और नेतन्याहू को भी इस वक्त ऐसा ही करना चाहिए। वैसे 13 जून को ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने यही करने की कोशिश की थी और वो अपने मिशन में पूरी तरह फेल साबित हुए। लेकिन लिबरमैन जिस तरह से नेतन्याहू को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, उससे साफ है ईरान और इजराइल के बीच बहुत खतरनाक युद्ध का खतरा फिर से मंडराने लगा है।